So guys, very good morning to all of you. Sorry, good afternoon. है भाई, गुड आफ्टरनून। रिवाज नहीं है क्या आपके यहाँ पर बोलने का? गुड आफ्टरनून। बाकी लोग सो रहे हो? हम्म ठंड का मौसम है। कौन हाथ बाहर निकाले, कौन माइक ऑन करे, कौन गुड आफ्टरनून बोले फिर माइक बंद करे, है ना? ईच एंड एवरीथिंग विल टेक ए लॉन्ग टाइम। गुड। चलिए, तो आज आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए बोलता हूँ इसको क्योंकि इसमें से क्या है कि रिलेट करके कई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीलेज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड? तो इसका मीनिंग ये होता है, जब कोई फील्ड है, क्योंकि देखो, अब फॉर एग्जांपल हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करवाने जा रहे हैं, तो उस क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस मिट्टी के अंदर जिसमें हम ग्रो करवाने जा रहे हैं वो कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है। सोच के देखिए, अगर उसमें कॉम्पैक्शन बिल्कुल भी नहीं है और एक उसमें बहुत कॉम्पैक्शन है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? पहले तो क्योंकि देखो, कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में ना, क्यों, है ना, व्हाट, वाई, अगर ये हमें पता है तो हम आराम से उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत कब होती है? जब वो नीड हमारी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम पर हमारी ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें गाड़ी की रिक्वायरमेंट हुई। क्यों हुई? क्योंकि हम दूर तक, ज़्यादा डिस्टेंट तक जल्दी नहीं जा सकते थे, हमें पहुंचना था, समय को बचाना था। तो समय को बचाने के लिए इन साधनों को हमने विकसित किया। धीरे 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 आज हमारी जो इम्पोर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग हम अपना इम्पोर्टेंस देते हुए बाकी चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं, है कि नहीं है ना? काफ़ी चीज़ों को हमने अपनी सोच के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। वही बात यहाँ पर है, किसी भी चीज़ को जब तुम लेते हो तो उसके रिगार्डिंग 2 से 3 ऑप्शन बनते हैं। तो पहली बात ये बनती है कि आपका टीलेज जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। तो देखो, सॉइल आपकी जब बहुत कॉम्पैक्ट होती है, तो कॉम्पैक्ट सॉइल में क्या होते हैं, जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो डेंसली कंपोज्ड होते हैं। डेंसली कंपोज्ड होने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है, ये फोर्स आपका, जिसको हम बॉन्ड बोल सकते हैं, फोर्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेजन। ठीक है? ये हमारा जब दो सेम पार्टिकल, चाहे वो पानी के साथ पानी को जोड़ दो, लेकिन दोनों सेम पार्टिकल होने चाहिए, और दोनों सेम पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमारा कोहेजन होता है। ठीक है? तो अब इसमें मैंने क्या बोला कि ये आपकी सॉइल जब कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब है कि जो आपके सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो डेंसली कंपोज्ड हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज्ड इस प्रकार से है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा क्या है कि इसके अंदर आपका क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगा, या ग्रो करेगा तो कैसे करेगा? तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर इस प्रकार की सिचुएशन है तो पहली बात आप बताओ कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बहुत ही ऐसे गांव में चले जाते हो जिसमें बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल पतली पतली गलियां हैं, तो क्या होगा? आपको उसमें से गाड़ी लेकर जाने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? क्या उसमें से आप गाड़ी लेके उस गांव को क्रॉस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा कि सिंपल सी बात है, कोई दूसरा टर्न लेना पड़ेगा, दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है कि हम अपनी गाड़ी को निकाल सकें। तो वही बात यहां पर है, अगर पार्टिकल डेंसली कंपोज्ड होंगे, तो अब हम एक सॉइल में पढ़ते आए हैं कि सॉइल में क्या होता है, 4 चीजें हम कॉमनली पढ़ते हैं: मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल के अंदर एयर, और सॉइल के अंदर वाटर। ये 4 चीजें होती है। तो आपका इसमें एयर और वाटर की जो स्पेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोर्स कहलाते हैं। ठीक है? जो एयर है वो मैक्रोपोर में होती है, बड़े पोर में एयर होगी, और इसमें आपका माइक्रोपोर, यही तो हम बोलते हैं। तो इसका मतलब जब हमने डेंसली कंपोज इसको किया, तो ये जो पोर है, क्योंकि पार्टिकल तो प्रेजेंट रहेंगे, सॉलिड पार्ट कहीं जा नहीं सकता, तो जब ये कंपोज्ड हुआ, एक दूसरे के साथ बिल्कुल स्ट्रांगली हेल्ड हुआ, तो इसमें से निकलने वाली चीज क्या थी? ये दोनों थी। इन दोनों को रिमूव किया गया था। तो अगर इन दोनों को रिमूव किया गया है, तो यहां पर
अब इसके रिस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा कि अगर ये दोनों चीजें रिमूव हो जाती हैं, इसमें से निकल जाती हैं, तो उस केस में आपका क्या होगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपका इस केस में ऐसा होता है तो माइक्रो और मैक्रोपोर का जो स्पेस है वो निकल जाता है, पार्टिकल्स आपस में डेंसली कंपोज हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एयर और पानी सोइल में नहीं होगा, एयर और पानी सोइल में नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारी जो एरोबिक कंडीशन हमें रिक्वायरमेंट है, सोइल में पानी की रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। पहली बात तो यही है। दूसरा, अगर वो जर्मिनेट कर भी गया, अगर वो जर्मिनेट कर भी गया, तो उस केस में क्या होगा, उस सीड के अंदर जो रूट डेवलप हो रही हैं वो रूट डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रूट अब जो फैलेंगी तो उसके लिए पानी भी चाहिए, तो ये सब चीजें नहीं हो पाएंगी। और नेक्स्ट, आप लोग जानते हो कि कॉम्पैक्ट सॉइल है, तो अब इसके ऊपर से अगर आपका पानी जाएगा तो पानी क्या इसमें इनफिल्ट्रेट या परकोलेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। पानी भी इसके अंदर नहीं जा रहा, तो पानी अब कहाँ करेगा, पानी का मूवमेंट कहाँ होगा, रन ऑफ करेगा, एक्सेस वाटर की फॉर्म में वो बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो वो आपका इरोजन क्रिएट करेगा, और ये इरोजन को अगर क्रिएट करेगा तो फिर अगेन हमारा सोइल का क्या है, लॉस है। तो बात समझ में आ रही है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, आपका सोइल को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है कि सोइल को पलटना स्टार्ट कर दिया, सोइल को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। अब ये सोइल को मिक्स करने के लिए पहले ट्रेडिशनल टाइम में हम लोग क्या करते थे, आपके जो प्लो होते थे, जिनको हम कॉन्ट्री प्लो के नाम से जानते हैं, वो लकड़ी के बने हुए होते थे, उनके अंदर किसी भी लोहे का यूज नहीं किया जाता था, और वुडन पार्ट को यूज करके, वुडन जो आपका प्लो को यूज करके हम लोग उस फील्ड को प्लो करने का काम करते थे, हम उसको ओपन करने का काम करते थे। अब जैसे ही हमने उस फील्ड को ओपन किया तो अब कई चीजें आएंगी, उसके फायदे भी आएंगे, नुकसान भी आएंगे, कैसे कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। तो एक एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी बात को तुम एक कहीं ना कहीं इस चीज को समझ गए होंगे कि हमें इस टीलेज की आवश्यकता क्यों हुई, कैसे हुई, और कैसे कैसे करना है। तो देखो, मैंने एक सिंपल सी बात आपको बताई कि समझ अगर हम क्रिएट करते हैं, हम किसी भी चीज के रिगार्डिंग एक अंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद उसको आपको रटना नहीं पड़ता। और खासकर आपके लिए मैं बताना चाहूँ, आप फील्ड अगर कभी विजिट नहीं कर रहे हो, आपने कभी अगर ज़्यादा फील्ड की विजिट नहीं की हुई है, तो फिर आपके लिए इनको याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको समझो, आप इनको रिलेट करो। बस अगर आप रिलेट कर पाओगे, एक वर्ड बोलते हैं ना इमेजिनेशन, तो इमेजिनेशन यही होता है और कुछ नहीं होता। इसके रिगार्डिंग आप सोच क्रिएट करो, ये चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो अब देखो, हमने यहां पर देखा कि सोइल हमारी क्या है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, टिलेज कर दिया, मतलब लैंड को ओपन कर दिया। तो ओपन करने से क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे, ये भी चीजें बहुत जरूरी है। तो देखो, यहां पर जब आप टिलेज के बारे में पढ़ोगे तो एक जगह पढ़ोगे कि टिलेज करने से क्या होता है, सोइल के अंदर इनफिल्ट्रेशन और परकोलेशन बढ़ता है, रन ऑफ रिड्यूस होता है। दूसरी तरफ पढ़ोगे कि सोइल के अंदर टिलेज करने से सोइल लूज होती है, इरोजन बढ़ता है। ठीक है, दोनों बातें टिलेज में पढ़ रहे हो आप लोग, लेकिन कैसे, कहां, क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ एक सोइल आपकी जरूरी नहीं है कि कॉम्पैक्ट हो, सोइल बहुत ही सॉफ्ट हो सकती है। अब ऐसी सोइल आपकी सिंगल ग्रेन सोइल होती है, जिसको हम सैंडी सोइल बोलते हैं। आप लोग जानते हो सैंडी सोइल में क्या होता है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पाते हैं। अब वहां पर क्या समस्या है, देखो, जहां पर कॉम्पैक्ट सोइल में प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था, यहां पर आपका प्लांट ग्रो तो कर रहा है, जर्मिनेट तो कर रहा है, वाटर तो अवेलेबल है, लेकिन अब एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि अगर इस प्रकार से आपका वहां पर ये ग्रो कर जाएगा तो प्लांट की जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाएगी। अब आप लोग जानते हैं कि मिट्टी में पोर्शन उसका बहुत है, थोड़ा होता है, और ज्यादा वो कहां पर होता है, आपका ऊपर होता है। तो मान के चलिए हवा चली, गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा, क्योंकि नीचे उसको पकड़ने के लिए सपोर्ट है नहीं है, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स आपस में स्ट्रांगली हेल्ड है नहीं है, राइजोस्फीयर के आसपास में उनको स्ट्रांगली हेल्ड नहीं किया जा सकता। तो इसलिए क्योंकि अब यहां पर इनमें कोई फोर्स नहीं है आपस में, तो इसके प्लांट के लॉजिंग यानी कि गिरने के चांसेस क्या होंगे, आपके ज्यादा होंगे। दूसरी तरफ सोइल के पार्टिकल इतने लूज हैं, इतने ज्यादा लूज हैं कि जैसे ही पानी हमने इसमें डाला, ये पानी कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा
नीचे चला जाएगा। तो देखो, जरूरी था पानी कि नीचे जाना चाहिए। जब हमारी कॉम्पैक्ट सॉइल थी तो हम बोल रहे थे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, और जब हमारी सॉइल लूज हो गई तो उसमें बहुत जल्दी पानी नीचे जा रहा है। तो दोनों ही चीजें क्या होती हैं, एक्सट्रीम जब भी कोई चीज होगी वो क्या होती है, हार्म होती है। उसी प्रकार से जब टीलेज की बात करते हो, जब हमने सॉइल को नॉर्मली पढ़ा, हमने पढ़ा कि बहुत हार्ड है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत आपकी जो है लूज है। तो उन दोनों केसेस में हमें एक्सट्रीम कंडीशन दिखी, और इन एक्सट्रीम कंडीशन की वजह से लगा कि अब अगर ये सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं इनके अंदर पानी ना तो एक में खड़ा हो पा रहा है, एक में आपका पानी रुक नहीं पा रहा है, जल्दी से नीचे जा रहा है। दोनों ही एक्सट्रीम है, इसलिए ये हार्मफुल है। और हमें इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ आपकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में चेंज कर सकते हैं। अब ये कल्टीवेशन प्रैक्टिस जब हमने करनी स्टार्ट की, हमने ये टिलेज करना स्टार्ट कर दिया, अब अगर इसको भी तुम एक्सट्रीम कर दोगे, भाई आपको प्यास लगती है, प्यास लगने के लिए क्या चाहिए, पानी पीना होता है ना। ऐसा थोड़ा ना होता है कि किसी को आपने बोला प्यास लगी है, वो समुद्र में फेंका है आपको, है कि ले पानी पी, ऐसा नहीं है ना। क्या होगा, आपको प्यास लगी है तो आपको एक गिलास पानी ही दिया जाएगा। वही बात यहां पे है। जब हमारे टीलेज हम लोग करना चाहते हैं तो टीलेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए हम उसी प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। तो अब देखिए, यहां पर आपकी बहुत सारे टाइप ऑफ टीलेज होते हैं। अब उनको रटते हैं हम लोग कि यार ये टीलेज है,
सॉरी, कहाँ पर बंद हुआ था मैं? अभी आवाज आ रही है? मेरी आवाज कहाँ पर आना बंद हो गई थी, एक बार प्लीज बताइए। प्लीज बोल के बताओ यार, इतना टाइम वेस्ट मत किया करो। क्या बताया था मैंने? ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी सोइल है, उसमें से आपका जो है हम टिलेज करते हैं, तो टिलेज में प्राइमरी और सेकेंडरी है। तो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी हम लोग करते हैं, उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, हमारी सोइल है। फॉर एग्जाम्पल इस सोइल की कंडीशन है कोई ना कोई, ठीक है। अब ये कंडीशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सोइल दिखने में कैसी है, किस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मली आप सब लोगों ने एटलीस्ट आपके घर में जो आपके गमले हैं, आपके घर के अंदर जो नॉर्मली आपकी लॉन में मिट्टी होगी, है ना, वो तो आपने सब लोगों ने देखी होगी। आपने कई बार उसको हाथ में भी लिया होगा, देखा होगा कि कई बार कोई मिट्टी आपकी जल्दी से उड़ जाती है ना, आप ऐसे करते हो उसको जल्दी से वो टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाती है। कई मिट्टी ऐसी होती है उनके स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, उनको अगर आप ब्रेक डाउन करते हो तो जल्दी से टूटती नहीं है, देखा होगा आपने ये चीज़। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास दो प्रकार की हम सोइल को जानते हैं अच्छे से, एक तो रेतली मिट्टी, एक चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी के साथ आप मतलब बचपन में खेले भी होंगे, आपने खिलौने वगैरह बनाए होंगे, ठीक है। तो आपने जब चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाए या चिकनी मिट्टी के कोई पर्टिकुलर पार्ट को बनाया, आपने देखा कि वो जो है वो लंबे टाइम तक टिका हुआ था, जल्दी से टूटा नहीं था। लेकिन रेतली मिट्टी से अगर आपने बनाया, वो जैसे ही सूखा टूट गया। हुआ ऐसा? तो अब यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करो कि ये जो यहां पर इनकी आपस में बॉन्डिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हम टीलेज भी करेंगे। और ये जो हम देख पा रहे हैं उस सॉइल को, उस सॉइल के अंदर किस प्रकार की कंडीशन है, उस सॉइल में आपके क्लोड्स बड़े बड़े हैं। क्लोड का मतलब पता है क्या होता है? क्लोड का मतलब है कि सॉइल के जो एग्रीगेट पार्ट होते हैं उनको हम लोग क्लोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो सॉइल का एग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का, दैट इज नोन एज क्लोड। तो अब यहां पर ये क्लोड्स कितने कितने बड़े पड़े हुए हैं। अब एक बात बताओ, तुम्हारा गमला है ना, या फिर मान के चलो तुम्हारा खेत है, एक छोटा सा पार्ट है, फील्ड है ना, एक छोटा सा मान के चलो तुम्हारे पास एक गार्डन है, ठीक है। अब इस गार्डन के अंदर मिट्टी है। अब मुझे एक बात बताना, मैं इसको खोद दूं, मतलब मैं इसको खोद दूं और मिट्टी के इतने इतने बड़े ठेले पड़े हुए हैं, आपको उसके अंदर सोइंग करने में बेटर लगेगा, या सॉइल के पार्टिकल बिल्कुल एकदम से प्लेन है और फील्ड आपका बिल्कुल लेवल है? आप दोनों में से किस में सोइंग करना पसंद करोगे? सेकंड वन में। सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें क्या है, आपकी सोइल लेवल्ड है, पार्टिकल छोटे छोटे हैं, और प्लांट भी ग्रो करेगा तो दूसरे में बेटर ग्रो करेगा, फर्स्ट में उतना बेटर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो अब यहां पर क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल कंडीशन ऑफ ए सॉइल। ये हमारा क्या कहलाता है? आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ ए सॉइल, ठीक है। और यही फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल जो होती है, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या? टिल्थ। क्या नाम देते हैं आपका? टिल्थ। ये टिल्थ जो होता है वो फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम टिलेज इसलिए करते हैं ताकि टिल्थ मिल जाए। टिल्थ तो अगर आपकी टिलेज की हुई है या नहीं की हुई है, तो टिल्थ कुछ तो कंडीशन होगी ना सॉइल की, तो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं आप एक वर्ड के साथ, वो हमारी क्या होती है? टिल्थ। लेकिन एक टिल्थ जो है वो दो टाइप से हम लोग बोल सकते हैं, एक गुड टिल्थ और एक आपका बैड टिल्थ। अब देखो, याद करो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आपका टीलेज करे हैं तो उसके बाद आपका बड़े बड़े क्लोड्स हैं और एक बहुत साफ सॉइल है। तो जो आपका बिल्कुल प्लेन है और बढ़िया से सॉइल के पार्टिकल्स उसमें अरेंज्ड हैं, वो आपका जो सॉइल होगा, वो कंडीशन जो होगा उसको हम गुड टिल्थ बोलते हैं। और जब बड़े बड़े क्लोड्स उसमें प्रेजेंट है ना, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं? आपका बैड टिल्थ बोलते हैं। अब हम क्या करना चाहेंगे? जब हम टिलेज करेंगे तो हम क्या करना चाहेंगे? गुड टिल्थ लेना चाहेंगे या बैड टिल्थ लेना चाहेंगे? ऑब्वियसली गुड होना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपकी टिलेज के बाद गुड टिल्थ रिकमेंडेड होता है, गुड टिल्थ आपकी रिक्वायरमेंट होती है, ताकि उस सॉइल में आप उसको प्लेन करके उसके पार्टिकल्स को इजीली ब्रेक डाउन करके और आराम से क्रॉप की क्या कर सको? सोइंग कर सको।
अब देखो, हमने जब टिलिंग किया तो इस टिलेज के साथ हमने बोला कि ये टाइप ऑफ जो आपके टिलेज हैं वो क्या होंगे, इनको हम किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल टिलेज की रिक्वायरमेंट क्यों हुई है ना, टिलेज करना क्यों पड़ रहा है। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हमारे फील्ड के अंदर हम जब भी क्रॉप को ग्रो करवाते हैं, मतलब सोइल में कॉम्पैक्शन आता है, तो कॉम्पैक्शन कहाँ से आता है भाई, सिंपल सी बात है ना कि सोइल में कॉम्पैक्शन आया तो कॉम्पैक्शन आया कैसे। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्रॉप को ग्रो करवा लिया, आपने किसी भी क्रॉप को ग्रो करवा दिया। अब ग्रो करवाते हैं तो आप सब लोग जानते हो प्लांट की रूट क्या करती है, सोइल को राइजोस्फीयर में कैच करके रखती है, पकड़ के रखती है। तो हम लोग सोइल के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना वो तो काट लेते हैं, लेकिन नीचे का हिस्सा क्या होता है आपका बच जाता है। प्लांट के अंदर जो नीचे का हिस्सा है वो एज इट इज रह जाता है। हाँ कुछ आपके क्रॉप हैं जैसे कि ग्राउंडनट है, पोटैटो है, तो इनमें हमें खोदना ही पड़ता है, मिट्टी को उखाड़ना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली जो हम लोग जैसे सीरियल्स को, पल्सेस को, ऑयलसीड को ग्रो करवा रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या होगा, हमारे फील्ड के ऊपर का पार्ट हम काट लेते हैं, बाकी नीचे का पार्ट आपका रिमेनिंग वैसे ही रह जाता है। तो अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो आपका जो हमने फील्ड को पहले ग्रो करवाया था और बाद में उसकी हार्वेस्टिंग की थी, उसके बाद की सिचुएशन को जब भी आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सोइल कॉम्पैक्ट हो चुकी है, सोइल के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एडजर्न कर चुके हैं, हार्डली अटैच हो चुके हैं। तो अब अगर ऐसा 2 से 3 बार हो जाता है तो सोइल क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी, उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, कभी गमलों को आपने देखा है, गमलों की मिट्टी कभी आपने ऑब्जर्व की है, आप 10 या 15 दिन लगातार पानी देते हो तो आपने कई बार गमलों में देखा होगा, गमलों में मिट्टी बहुत हार्ड हो जाती है, ऑब्जर्व किया है कभी आपने। लगातार आप पानी दे रहे हो, उसके बाद आपका सोइल क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो वही कंडीशन जो होती है ना, वैसा ही आपके सोइल में, प्लांट के फील्ड में भी होता है। तो फील्ड में जब होता है तो उसी कॉम्पैक्शन को हमने ब्रेक डाउन करना होता है। दूसरा, आप अब प्रेजेंट टाइम में देखते हो कि बारिश आती है। अब देखो बारिश का आना और इसके साथ हम बोलते हैं कि कई बार, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज सोइंग की, ठीक है, आज मैंने अभी क्या कर दिया, मेरी क्रॉप की सोइंग कर दी। तो सोइंग करने के बाद आपने सुना होगा कि बारिश आती है, तो बारिश आने के बाद आपका सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता, ये वर्ड आपने सुना है कभी। तो ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है आप बताओ। बारिश आने के बाद पानी मिलना चाहिए, पानी तो अच्छी चीज है, इवन दो कई बार तो आपने सुना होगा कि क्रॉप के अंदर इरिगेशन की जाती है आफ्टर सोइंग। बारिश आने में और इरिगेशन में क्या डिफरेंस है, आइडिया लगाओ। अब ये मत बोलना सर बारिश ऊपर से आती है तो पानी साफ होता है वो। चलो मान के चलो जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी बारिश आ गई, अब उससे थोड़ी कम आ गई तो बोलो भाई बोलो, जल्दी बोलो, कम ऑन। अरे सोचो तो सही, दिमाग तो लगा लो, मैंने क्या बोला। मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ, इमेजिनेशन क्रिएट करो, बोलना स्टार्ट करो। और तुम्हारी किसकी बेइज्जती हो रही है भाई, तुम आपस में मतलब 3 4 तो लोग हो, और किसकी बेइज्जती हो जाएगी, किसकी इज्जत हो जाएगी। फिर गलत हो जाएगा सही हो जाएगा, आपस में करेक्ट कर लेंगे। और बाकियों को नहीं आता है इसीलिए तो बोल नहीं रहे हैं, तो फिर तुम तो उनसे बेटर हुए जो बोलोगे। बोलो बोलो बोलो, कम ऑन। बोलो, ऐसे इंटरेस्ट खत्म मत किया करो, मजा नहीं आता फिर पढ़ाई लेट उठ जाती है। उतनी डेप्थ में पढ़ा हुआ है, अब बताओ। क्यों हार्ड हो जाएगी मीनाक्षी, आपने बोला। फिर इरिगेशन से हार्ड क्यों नहीं होगी। हाँ जी दोबारा बोलना, आपने क्या बोला।
देखो, हमने क्या कर दिया, ये कर दी सीड की सोइंग, और ये उसके ऊपर है मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी की लेयर है। अब क्या होता है, जब बारिश आती है ना, ठीक है, अब देखो, ऐसा नहीं है कि हर मिट्टी के अंदर जर्मिनेट नहीं करेगा, और ये जो जर्मिनेशन रुकता है, ये नॉर्मली जनरल सॉइल में रुकता है, मतलब जिसमें आपकी लोमी कंडीशन होती है। अगर आपका सैंडी सॉइल है तो फिर जर्मिनेशन पे कोई इम्पैक्ट पर नहीं पड़ेगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा। और क्ले सॉइल में आपका डेफिनेटली रुक सकता है, और जिसमें क्ले कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है वहाँ पर भी चांसेस हो सकते हैं। जहाँ पर सैंडी कंटेंट ज़्यादा है तो उस केस में आपका जर्मिनेशन के रुकने के चांसेस कम हो जाते हैं। कारण बताता हूँ। देखो, होता क्या है कि आपका, हमने अभी बोला कि सोयल जो है, अब जैसे ये आपकी क्या आ रही थी, बारिश आ रही थी, है ना, ये हमारी क्या है, आपकी ठीक बारिश आ रही है। ठीक है, ये जो सोइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इनके बीच में आपका कुछ स्पेस है, और ये आपका माइक्रो और मैक्रोपोर है। तो क्या होता है, जब आपकी बारिश लंबे ड्यूरेशन तक चलती है तो उस टाइम पर तो वाटर लॉगिंग कंडीशन होने के कारण, और फील्ड में अगर एनारोबिक कंडीशन हो जाती है, तो वो आपका जर्मिनेट नहीं करे, अलग बात है। ठीक है, वो तो एक अलग सिचुएशन बन गई जब वाटर लॉगिंग कंडीशन हो गई, वो तो तुम सब लोग जानते हो। लेकिन जब नॉर्मल बारिश हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है और उससे मॉइस्चर के ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो सरफेस के ऊपर जैसे ही पानी की बूंद पड़ती है, अच्छा, पानी की बूंद कभी पड़ते हुए देखा होगा, कोई भी चीज़ पानी की जब बूंद पड़ती है तो वो पानी में पड़ेगी तो पानी को स्प्लैश कर देगी, सोइल के पार्टिकल के ऊपर पड़ेगी तो उसको स्प्लैश कर देगी। स्प्लैश करने का मतलब जानते हो ना, जैसे ही अब तुम पानी में कभी कूदते तो पानी क्या होता है, बाहर इस प्रकार से, है ना, तो ये क्या है, छपाक, है ना। तो उसी प्रकार से अब जैसे ही सोइल के पार्टिकल के ऊपर पड़ेगा, उसके बाद आपका जो ये ऊपर की लेयर होती है, इसमें आपके जो बिल्कुल स्मॉल और माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो जाकर जो ऊपर की लेयर के अंदर जो पोर्स होंगे उनमें जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, और ऊपर एक पूरी की पूरी एक हार्ड लेयर बनना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लोग क्रस्ट लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका क्रस्ट लेयर। ठीक है, ये क्रस्ट लेयर या क्रस्टिंग कुछ भी बोल सकते हो, ये बनने की वजह से, आपका हार्ड लेयर बनने की वजह से नीचे ऑक्सीजन का जो ट्रांसफर है वो रुक जाएगा, और सीड आपका इस हार्ड लेयर में से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। और यही रीज़न होता है कि वहाँ पर आपका, जब देसी लैंग्वेज में बोलते हैं तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में उसको बोलते हैं कुरंड होना। ठीक है, आप अगर जैसे सोनी की बात करूं तो शायद इन लोगों को समझ में नहीं आएगी कि क्या बोल रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में इसको बोला जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है, सीड के अंदर अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका सीड जो जर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हमारे पास सीड अवेलेबल है तो उसको हमने ग्रो करवाया था, तो उसको बाद में बारिश आने के बाद ऊपर की लेयर को ब्रेक डाउन किया जाता है, या तो दोबारा से सोइंग की जाएगी, या क्या होगा, अगर वो नॉर्मल है तो उस केस में ऊपर से सोइल की लेयर को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो वो आपका एक श्रेडर वहां पर प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस हमारा जो होता है वो इसी के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि सोइल कितनी लूज है, कितनी कॉम्पैक्ट है, उसमें किस प्रकार के सोइल के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पर डिनोट करेगी, और उसी के अकॉर्डिंग सोइल के ऊपर आपका क्रस्ट लेयर बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये चीज़ बन जाती है तो डेफिनेटली वो सीड आपका जो है जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हुआ, कॉम्पैक्शन हो गया। लेकिन ये कॉम्पैक्शन तो आपकी सोइंग के बाद का है, तो इसको हम यहाँ पर टीलेज में कंसीडर नहीं करते, लेकिन मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बताया है कि किस प्रकार से इसमें होता है। अब देखो, और कॉम्पैक्शन क्या है, और कॉम्पैक्शन है जो हम ह्यूमन बीइंग है या मशीनरीज हैं, इनको हम लोग यूज़ करते हैं। तो मशीनरी को यूज़ करने से क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, आपने कभी अगर मतलब आज एक काम करना, आप किसी भी गमले के अंदर और मिट्टी में इस प्रकार से करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, मतलब उसको प्रेस करके इस प्रकार से करना स्टार्ट कर देना।
आप कुछ देर तो खोद पाओगे उसको, मिट्टी बाहर निकल पाएगी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो पार्ट आप लगातार वहां पर इस प्रकार से कर रहे थे, वो पार्ट नीचे से देखना कितना स्ट्रोंग हो चुका होगा। वो वहां पे पूरा का पूरा एक लेयर जो है वो हार्ड लेयर बन जाएगी। उसमें ये हार्डनेस कहाँ से आई? तो कॉन्टिन्यूस जब आपने किसी ऑपरेशन को किया एक पर्टिकुलर डेप्थ तक, तो उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है आपका? हार्ड हो जाता है। तो जब आप टिलेज भी करते हो ना, तो टिलेज करते टाइम आपका फॉर एग्जांपल मैंने 10 सेंटीमीटर, नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे कि कितनी सेंटीमीटर पर आपका जनरल टिलेज होता है, तो जनरली आपका होता है 10 से 15 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम जो लिमिट आती है आपकी कितनी आती है? 15। ठीक है, तो आपका जो जनरल ऑपरेशंस होते हैं फील्ड के अंदर वो 15 सेंटीमीटर तक ही होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो 15 सेंटीमीटर तक हम लोग कर रहे हैं, तो हमने लगातार ऑपरेशन कितने डेप्थ तक किए? 15 सेंटीमीटर तक, 15 सेंटीमीटर तक, 15 सेंटीमीटर तक। तो इसके नीचे अब आप लोग जानते होंगे कि जो यहाँ पर प्रोफाइल होता है उसमें आप लोग जानते होंगे कि एक ए प्रोफाइल होती है, लेयर होती है हॉरिजॉन की, एक बी लेयर होती है, एक सी लेयर होती है, एक आर लेयर होती है ना। ये जो ए लेयर होती है इसको हम लोग सरफेस सॉइल से रिप्रेजेंट करते हैं, यही बोलते हैं हम इसको, ए को यही तो बोलते हैं, और बी को रिप्रेजेंट करते हैं आप सब सरफेस के साथ। और ये जो सरफेस सॉइल है आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो सरफेस सॉइल कितनी होती है आपकी? 0 से 15 सेंटीमीटर तक। तो 15 के नीचे आपका क्या है? सब सरफेस है। तो इसीलिए आपका सरफेस लेयर जो है इसके अंदर क्या होता है आपका टिल कॉमनली हम लोग करते हैं और नीचे के पोर्शन में नहीं करते हैं, तो नीचे क्या बन गया? हार्ड लेयर बन गया। ठीक है, तो अब इसीलिए अलग अलग ऑपरेशन आएंगे आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अब इस बात को याद रखना कि मैंने क्या क्या बोला था कि आपका यहां पर हार्डनेस कैसे हो रहा है, कॉम्पैक्टनेस कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप लोग जब डेप्थ में जाते हो, जितना सोइल में आप डेप्थ में चले जाओगे उतना ही आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉम्पैक्शन देखने को मिलेगा। और कॉम्पैक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? तो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, सोइल के टेक्सचर के ऊपर। बोलोगे सर कैसे? तो देखो आपका सोइल का टेक्सचर अगर उसमें सैंडी कंटेंट ज़्यादा है तो सोइल क्या होगी? लूज होगी। लेकिन अगर उसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा है तो सोइल क्या होगी आपकी? हार्ड होगी, कॉम्पैक्ट होगी। हम राइट? तो वहाँ पर आपका कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा होगा। तीसरा, अब उसके बाद और क्या हो सकता है? उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि सर सोइल के अंदर आपका स्ट्रक्चर कैसा है। बोलोगे सर स्ट्रक्चर से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो देखो स्ट्रक्चर क्या करता है, स्ट्रक्चर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर के अंदर में ग्रेनुलर और क्रम्बी दो पढ़ते हैं, आगे बताऊंगा आपको, डोंट वरी। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं उसके अंदर आपका प्लेटी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं, आपके पढ़ा होगा ना आपने सोइल में, सर ने पढ़ाया होगा आपको, ठीक है, तो ये आपका होगा। तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें आपने ये भी पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा आपको कि जो प्लेटी स्ट्रक्चर है उसमें प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनने के कारण उसमें आपका नीचे इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, सुना होगा आपने, है ना, उसमें एक प्रकार से। तो उसी प्रकार से जब आपके पार्टिकल्स किस प्रकार से अरेंज्ड हैं उसके अकॉर्डिंग भी सोइल में आपका जो है कॉम्पैक्शन क्रिएट होता है। तो ये हो गया। अब यहां पर मुझे समझ में आया कि ये सब चीजें हैं। अब यहां पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी होंगे जो इसके अंदर कॉम्पैक्शन को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब ये फैक्टर में क्या आएगा? एक आपका आएगा ऑर्गेनिक मैटर, कितना सोइल में प्रेजेंट होगा। ऑर्गेनिक मैटर अगर ज्यादा प्रेजेंट होगा तो कॉम्पैक्शन क्या होगा? कम होगा। दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, कॉम्पैक्शन कम। ऑर्गेनिक मैटर कम, कॉम्पैक्शन ज्यादा। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, आप लोगों ने सुना होगा ऑर्गेनिक मैटर सोइल के अंदर क्या करता है, आपका माइक्रो और मैक्रोपोर की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, एरेशन को इंप्रूव करता है कि नहीं करता, है ना। तो ये चीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका इसके अंदर सोइल जो है, हमें पता चल रहा है कि धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से सोइल में कॉम्पैक्शन होता जा रहा है। तो इसी कॉम्पैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग ऑपरेशन करते हैं आपका टिलेज। क्या करते हैं? आपका टिलेज। चलो एक सेकेंड में आपको तो ये देखिएगा यहाँ पर आपका फील्ड को क्या किया जा रहा है, आपका टिल किया जा रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था आपसे, सोइल के अंदर ये क्या है, आपके क्लोड्स हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आपका
क्लोड्स। तो जब भी आप लोग प्राइमरी टिलेज करते हो तो सॉइल में बड़े बड़े क्लोड्स आ जाते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी ऑपरेशन करके हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं। मैं आगे बताता हूँ आपको, डोंट वरी। अभी हमारा इसके अंदर आप लोग देखोगे तो टिलेज जो है क्या है, एक फिजिकल मैनिपुलेशन है आपकी सॉइल का, मतलब हम मैनिपुलेट कर रहे हैं सॉइल को, मैंने अभी बताया मिक्स कर रहे हैं, तो वो हमारा है विद द हेल्प ऑफ टूल एंड इंप्लीमेंट। ये तो सिंपल सी बात है, हाथ से तो करने से रहे, क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई टूल यूज करना पड़ेगा, कोई इंप्लीमेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। रिजल्ट इन गुड टिल्थ। अब रिजल्ट हम कैसा चाहते हैं, उसमें एक गुड टिल्थ चाहते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं। और ये गुड टिल्थ क्यों होना चाहिए, ताकि सीड प्रॉपर जर्मिनेट कर सके, उसकी रूट प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट हो सके, प्लांट प्रॉपर ग्रो कर सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट अपटेक कर सके, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो सके। तो उसी की रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें टिलेज करते हैं। नेक्स्ट, टिल्थ इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम द टिलेज, मतलब उसके बाद की जो फील्ड की कंडीशन होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टिल्थ के साथ। नेक्स्ट, अब देखो व्हाट मेक द सॉइल कॉम्पैक्ट, तो हम जिसकी बात कर रहे थे वही मैं आपसे बताना जा रहा हूं। देखो यहां पर आपका देखो बारिश हो रही है, तो उसके बाद क्या हो गया, ऊपर पार्टिकल्स आपके क्या हो चुके हैं, एकदम से सेटल डाउन हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके जब पोर्स के अंदर जब सॉइल के पार्टिकल्स एक प्रकार से जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी जो इनफिल्ट्रेशन या परकोलेशन कैपेबिलिटी है वो बंद हो जाती है, ठीक है। और एक लेयर तो है नहीं, वहां पर लेयर टू लेयर प्रेजेंट है, तो इसलिए 2-3 लेयर में इस प्रकार से हुआ तो पानी आपका नीचे जाना बंद हो जाएगा, और वही हमारा क्या है, कॉम्पैक्शन था, ठीक है। तो रन ऑफ बढ़ जाएगा इससे। तो टिलेज ऑपरेशन आर कैरिड आउट टू प्रिपेयर द फाइन सीड बेड आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप, हमने बात की थी। बिटिंग एक्शन ऑफ रेन ड्रॉप, इरिगेशन, सब्सिक्वेंट ड्राइंग, मोमेंट ऑफ इंटरकल्टिवेशन, इंप्लीमेंट, लेबर कॉज कॉइल सॉइल द कॉम्पैक्शन, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या है। इसके अलावा मैंने बता दिया था कि क्या कॉम्पैक्ट करेगा आपको, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सॉइल को कॉम्पैक्ट किया भी जा रहा है, तो वो बात अलग है कि भाई हम किस ऑपरेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सॉइल को कॉम्पैक्ट किया भी जा सकता है, ठीक है। तो वो नीड अलग है। जैसे कि अगर हम सैंडी सॉइल की बात करेंगे तो उसमें कॉम्पैक्शन करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली पानी देंगे तो क्या होगा, बह जाएगी वो तो सारी की सारी, तो इसलिए उसमें कॉम्पैक्शन भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देखोगे तो टिलेज करने से या मशीन को चलाने से या आपका सोइंग करने से, बार बार इंप्लीमेंट यूज करने से क्या होता है, कॉम्पैक्शन कैसे होता है, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ट्रैक्टर ने क्या किया होगा, सोइंग किया होगा, और सोइंग करते टाइम डेफिनेटली ट्रैक्टर मूव करेगा तो ट्रैक्टर में वेट भी है, वजन भी है, तो ये सॉइल के ऊपर पड़ेगा। और धीरे धीरे जब ये टिलेज इंप्लीमेंट आपके चलते हैं, इक्विपमेंट चलते हैं, तो इनकी वजह से भी क्या आता है, वजन से कॉम्पैक्शन आता है, ठीक है। तो वो आपका कॉम्पैक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिल्थ। तो ये टिल्थ जो है वो कैसा होना चाहिए। अब देखो मिट्टी को आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप में देखा होगा कि नहीं देखा होगा, पहले ये बताओ। डेफिनेटली ऑब्जर्व किया है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका, जैसे यहाँ पर ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लॉकी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका मैसिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपके सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये जो है मिट्टी इस प्रकार से आपके सॉइल के प्लांट के साथ अटैच है। इसमें आप देखोगे तो रूट की ग्रोथ काफी अच्छी हुई है। क्यों अच्छी हुई है, क्योंकि इसमें कॉम्पैक्शन नहीं था। लेकिन यहां पर आप लोग देखोगे कि कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ऊपर का प्लांट भी आपका क्या हो चुका है, ड्राई हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इसको ग्रोथ करने को मिल नहीं रही है। तो इसलिए यहां पर आपकी जो सोइल होती है उसका प्रॉपर एग्रीगेशन होना बहुत जरूरी है। एग्रीगेट अगर प्रॉपर होगा, उसका एग्रीगेट का साइज अगर प्रॉपर होगा, तो डेफिनेटली आपकी सोइल एक बेटर सोइल मानी जाती है। तो यहां पर क्या है, टिल्थ इंडिकेट द टू प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इसमें दो प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है टिल्थ। पहला, साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट एंड मेलोनेस और फ्राइबिलिटी ऑफ ए सॉइल। मतलब आपका एक तो साइज कितना है, पार्टिकल्स के जो क्लोड है वो कितने बड़े बड़े हैं, और आपका एग्रीगेशन जो है छोटा है, तो डेफिनेटली पार्टिकल छोटे हैं। अब दूसरी तरफ है उसकी मेलोनेस और फ्राइबिलिटी, मतलब कितना वो जल्दी, इतना, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सॉइल अगर हम बात करेंगे तो आपने देखा होगा उसके अंदर कितनी जल्दी जो है एक दूसरे के साथ पार्टिकल जुड़ जाते हैं और कितना एक दूसरे से सेपरेट हो पाते हैं। जनरली आप लोगों को बोलूं कि भाई फील्ड में जाकर देखिए कि मिट्टी अच्छी है कि बुरी है, तो आइडेंटिफाई देखने से कैसे होगा, नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, हमें फिजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप सॉइल में नॉर्मल मॉइस्चर कंडीशन पे उसको हाथ में लो। नॉर्मल का मतलब क्या है, जब उसमें 25% जो आपका माइक्रोपोर है वो पानी से फिल्ड है, 25% में एयर है,
बाकी 45 और 5 आपका मिनरल ऑर्गेनिक मैटर है। उस कंडीशन में, या मान के चलो 20% भी मॉइस्चर है उसमें, 15 से 20%, उस कंडीशन में आपने मिट्टी को हाथ में लिया और मिट्टी को आपने इस प्रकार से पकड़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये जो आपका फोर्स लगाएंगे मिट्टी के ऊपर, उससे क्या हो जाएगा, आपका वो एक लड्डू बन जाएगा, मतलब एक जो है आपको एक मतलब पार्टिकल की फॉर्म में दिखेगा बड़ा, ठीक है। तो वो अगर आपका बन गया इस प्रकार से, और फिर आपने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, तो वो जल्दी से ब्रेक डाउन आपका हो गया, तो ये आपकी जो सोइल होगी वो बढ़िया होगी। लेकिन अगर उसमें आपका लड्डू नहीं बन रहा है, और बाद में अगर लड्डू बन जाए तो बाद में वो मिट्टी चिपक रही है हाथों के साथ, पार्टिकल नीचे नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही केस में हमारी सोइल इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना कि इसका मतलब क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण है कि जब भी वो कॉम्पैक्शन में आई तो उसने अपने एक दूसरे पार्टिकल के साथ अटैचमेंट कर लिया, और जैसे ही उसको जो है थोड़ा सा स्पेस मतलब कहीं मिला, तो वो क्या कर जाएगी, ब्रेक डाउन कर जाएगी, और उसमें से कोई भी चीज़ पेनिट्रेट कर सकती है। और यही प्रॉपर्टी जब होगी सोइल में, तो सोइल के अंदर रूट जल्दी पेनिट्रेट कर पाएगी, वाटर अपटेक कर पाएगा, और जल्दी से सोइल के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होकर रन ऑफ नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात। तो इसलिए सब चीजों के रिस्पेक्ट में हमें ये देखना पड़ेगा कि इस प्रकार की सोइल की कंडीशन है कि नहीं है। नेक्स्ट आपका है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज सोइल एग्रीगेट। अब जो आपके अलग अलग सोइल के पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट है कि नहीं है। तो यहां पर बोला जाता है कि अगर आपका इरिगेटेड एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं, इरिगेटेड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि जहां पर पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वहां पर आपका जो है लार्जर एग्रीगेट का मतलब है कि 5 mm जो डायमीटर होगा उससे जो पार्टिकल होंगे या उससे ऊपर के भी पार्टिकल होंगे, तो उस कंडीशन में भी हम लोग क्रॉप की जो है सोइंग कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं। लेकिन याद रखना हमारा जहां पर भी ड्राईलैंड कंडीशन होगी वहां पर स्मॉलर एग्रीगेट का होना जरूरी होता है, स्मॉल सॉइल पार्टिकल का होना जरूरी होता है। ऐसा क्यों होगा मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आपको इतना समझना पड़ेगा कि आपके सॉइल के पार्टिकल जो हैं इरिगेटेड कंडीशन में बड़े हो सकते हैं और आपके स्मॉल होने चाहिए जब आपकी कंडीशन होती है ड्राई। अब इसका वैसे तो आपने पढ़ा होगा, अगर सॉइल में आपको बताया होगा सर ने, तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कि सॉइल के पार्टिकल्स जितने बड़े होंगे उतना ही सरफेस एरिया कम होगा, जितना ही आपका सॉइल का पार्टिकल छोटा होता चला जाएगा उतना ही सरफेस एरिया उसका बढ़ता चला जाएगा। अब मुझे तो समझ में नहीं आया, मैंने कहा सर आपका सॉइल का पार्टिकल छोटा कर दिया तो सरफेस एरिया कैसे बड़ा हो गया, सरफेस एरिया तो छोटा हो गया उसका। नहीं, आप टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। कैसे, जैसे मैं बताता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास क्या है, जैसे यहां पर आप लोग अगर देखोगे ये एक आपका फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेरे पास पार्टिकल है, ठीक है। अब क्या है, जैसे मान के चलो मेरे को इसके ऊपर एक कलर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसके ऊपर सारा का सारा कलर कर दिया, ठीक है। अभी मेरा फ्रेंड आया बाहर से, बोला कि तूने इसको कलर नहीं किया, मैंने कहा कर तो दिया। बोला कहाँ कर दिया, तो बोला कि अभी देख ये पार्टिकल जैसे ही इससे अलग हुआ तो इसके अंदर वाले हिस्से में कलर नहीं हुआ था। बोला यहाँ पर कौन करेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको ब्रेक डाउन करता चला गया, इसका सरफेस एरिया क्या होता चला गया, बढ़ता चला गया। भाई आप लोग देख पा रहे हो ये कलर नहीं हुआ, ये भी कलर नहीं हुआ, ये मैंने निकाला इसमें भी कलर नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, तो ये सरफेस एरिया क्या हुआ, बढ़ गया या डिक्रीज हो गया, बढ़ गया। तो ऐसा ही जब आपके सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उस केसेस में भी होता है कि सॉइल के पार्टिकल जितने छोटे होंगे उतना ही सरफेस एरिया आपका ज्यादा होगा, और जितना आपका सॉइल का पार्टिकल बड़ा होगा उतना ही आपका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया जो है आपका यहाँ पर है जो है उन केसेस में। तो अब देखो जितने पार्टिकल छोटे होंगे उतना ही सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही उसके पास सामान रखने की जगह क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा रखने के लिए जगह होती है। नहीं समझ में आई, बताता हूँ। एक कमरा है आपके पास, उस कमरे के अंदर केवल 4 दीवार है और आपको उस कमरे में रहना है, तो आप क्या करोगे, आप कहीं पर कपड़े रखोगे, कहीं पर नीचे मतलब साइड में बैग रखोगे, कहीं पर साइड में आप बुक्स को रखोगे, क्योंकि कोई अलमीरा नहीं है, कोई कुछ और नहीं है। और अभी मैंने क्या किया, एक दूसरा रूम आपको उसके सामने दिखाया। उस रूम में क्या है, आपकी रूम उतना ही है, साइज उतना ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन उस रूम के छोटे छोटे कंपार्टमेंट कर दिए, छोटे छोटे हिस्से कर दिए मैंने, और उनके अंदर कहीं पर मैंने कपबोर्ड बना दिया, कहीं पर मैंने टेबल बना दिया।
तो ये क्या हो गया, अब इसका सरफेस एरिया उतना ही कम रहा था, दोनों में सेम था, लेकिन जैसे ही उसको मैंने छोटे पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, मेरा सरफेस एरिया बढ़ता चला गया और उसमें जगह जो है वो बढ़ती चली गई। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है, जितना सोइल का पार्टिकल छोटा होता चला जाएगा उसके ऊपर पानी जो है, जैसे अभी हमने देखा था रंग पहले तो कम लगा, लेकिन जैसे ही पार्टिकल को छोटा और कर दिया रंग ज्यादा लगना स्टार्ट हो गया। तो उसी प्रकार से जब पार्टिकल छोटा होता चला जाएगा उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाएगा और उनके ऊपर नॉर्मल से ज़्यादा आपका पानी डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब सरफेस एरिया आपका ज़्यादा होगा तो पानी का डिपोजिशन भी ज़्यादा होगा, वाटर आपका लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर टिका रहेगा। और यही चीज़ हमारी क्या होती है कि सॉइल के पार्टिकल अगर छोटे होते हैं तो पानी ज़्यादा हेल्ड होता है, अगर बड़े होते हैं तो पानी आपका कम हेल्ड होता है। समझ में आ गई बात? यहाँ पर थोड़ा सा समझ पा रहे हो इस बात को? एक चीज़ और रिलेट करना चाहूँगा यहाँ पर, अब सॉइल की बात ही चलो चल रही है तो यहाँ पर तो देखो हम लोग बोलते हैं कि सर क्ले सॉइल में फिर हम लोग ग्रो क्यों नहीं करवाते क्रॉप को? क्ले सॉइल तो हमारी बढ़िया होती है, उसमें तो पानी ज़्यादा स्टोर होता है, और हम लोग बोलते हैं सॉइल हमारी बढ़िया जो होती है वो लोमी होती है, ऐसा क्यों? तो देखो मान के चलो आपके दो दोस्त हैं, एक दोस्त है जिसके पास 5 लाख रुपए है, ठीक है, कितने लाख रुपए हैं? 5 लाख रुपए। एक दोस्त है जिसके पास 1 करोड़ रुपए है। अब आपको 1 लाख रुपए चाहिए, कितने चाहिए? 1 लाख रुपए। अब देखो एक प्रकार से तो आपको 1 करोड़ वाले से मांगना चाहिए ना, क्योंकि उसके पास ज्यादा है, उसके लिए 1 करोड़ 1 लाख रुपए मैटर भी नहीं करेगा। बट आप जो है देखते हो कि जिसके पास 1 करोड़ रुपए है वो आपको जाते ही 10 बार बातें पूछेगा, भाई क्या करेगा, कब देगा, पापा मना कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो हो जाएगा। और दूसरा है जिसके पास 5 लाख है, आपको पता है जैसे ही मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरे को रुपए की जरूरत है, वो तुरंत निकाल के दे देगा। अब आप बताओ कि दोनों में से किसके पास मांगने जाओगे? 5 लाख वाले या 1 करोड़ वाला? बोलो भाई, अरे कुछ बोल तो लो, एक तो ना तुम्हारी क्लास ऐसी क्लास है जिसके अंदर ना आने का मन नहीं करता है, ठीक है, क्या करेंगे आगे है? क्योंकि ना तो इंटरेस्ट है ना ही आप बोल पाते हो, एटलीस्ट बोलना तो सीखो। गलत सही हो जाएगा ठीक है, पता भी है लेकिन फिर वही बात है। तो यहाँ पर आपका जो 5 लाख रुपीज़ वाला पर्सन है वो हमारे लिए प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज वी नो दैट कि उस पर्सन के पास आपका जाते ही मिलेगा, वो जल्दी इजीली अवेलेबल हो जाएगा, और दूसरा पर्सन इजीली अवेलेबल नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए हमारे पास अवेलेबिलिटी जो होती है वो बहुत मैटर करती है। तो बहुत सैंडी सॉइल में आपका पानी ओपन बिल्कुल प्रेजेंट रहता है, सॉइल के पार्टिकल ज़्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसमें लॉस होने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। क्ले पार्टिकल बहुत स्ट्रांगली हेल्ड करके रखता है, तो पानी ज़्यादा तो उसके पास होता है लेकिन वो जल्दी से प्रोवाइड नहीं करता, और क्रॉप को जब रिक्वायरमेंट होगी पानी प्रोवाइड नहीं होगा तो फ़ायदा क्या हुआ? तो इसीलिए हमारा यहाँ पर जो मीडियम कंडीशन होती है, बीच की कंडीशन होती है, ना एक्सट्रीम सैंडी ना एक्सट्रीम आपका क्ले, तो बीच की जो सिचुएशन है उसको हम लोमी बोलते हैं, क्योंकि लोमी का आपका टेक्सचर कैसा होता है? 33 33 33, यही तो बोलते हैं। तो इसमें आपका सैंडी, लोमी और आप सैंडी, सिल्ट और क्ले तीनों होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेफर किसको करते हैं? लोमी सॉइल को बेटर मानते हैं। लेकिन जनरली जो है वो आपका ज़्यादातर सॉइल जो है वो सैंडी लोमी में ग्रो बेटर होती है, ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया जो माना जाता है वो लोमी ही होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो आपके पास सॉइल है वो आपकी सैंड लोमी होती है, लेकिन बढ़िया जो माना जाता है वो लोमी ही माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर आपका ये चीज़ें समझ में आ गई आपको, तो इनके अकॉर्डिंग आपके टीलेज ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब भी हम आपके टीलेज करते हैं तो प्राइमरी एम क्या होता है, अब टीलेज के मेन काम क्या क्या है? तो पहला तो मैंने आपको सारी कहानी जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट रखी उसके ऊपर वो रखा कि सूटेबल टिल्थ के ऊपर, उसकी कॉम्पैक्शन के ऊपर, तो वो आपका जरूरी है। दूसरा आपका यहाँ पर होगा कंट्रोल ऑफ वीड, क्योंकि अब देखो सोइल के ऊपर वीड ग्रो कर जाते हैं, और जब आप टिल करोगे तो आपका वीड अपरूट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और उस कंडीशन में आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा उसको मारना, किल करना, क्योंकि देखो आपका सनलाइट में जब आएगा रूट अपरूट हो चुकी है
तो डेफिनेटली वो ग्रो नहीं करेगा। आप लोग क्या कर सकते हो, जितने भी वीड ग्रो कर रहे हैं उनको वेजिटेटिव स्टेज में अगर आप टिल कर दोगे तो उनके किल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। तो वो सब। नेक्स्ट आपका है कंट्रोल ऑफ सॉइल मॉइस्चर, क्योंकि वीड को किल क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारी क्रॉप के साथ इंटरफेयर करेंगे, ठीक है। आपके जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट है, इनपुट है, उनके लिए आपका कंपटीशन करेंगे। फिर आपका है सॉइल मॉइस्चर को कंट्रोल करना, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अगर हम सॉइल के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेंगे तो पार्टिकल छोटे होंगे तो ज़्यादा मॉइस्चर को हेल्ड करेंगे, और यही तो ज़रूरी था, मॉइस्चर को लंबे टाइम तक होल्ड रखना जरूरी है ना। तो इसलिए हमारा मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए भी ये हम लोग इसको करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो हमने जो आपका ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में डाला है, फार्म यार्ड मैन्योर की फॉर्म में, मैन्योर की फॉर्म में, ग्रीन मैन्योर की फॉर्म में ग्रो करवाया था, उसको सॉइल में मिक्स करने के लिए भी किसकी रिक्वायरमेंट है, टिलेज की ही रिक्वायरमेंट है। बोलोगे सर मिक्स क्यों करना है, क्योंकि मिक्स करेंगे तभी तो वो अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा, मिक्स करेंगे तभी तो सॉइल के अंदर जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो आपकी अकर कर पाएंगी। तो इसके लिए हमें उसमें मिक्स करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जल्दी से उसमें ऐड ऑन करने के लिए। फिर आपका एग्रोकेमिकल्स जो होते हैं सॉइल में, इनको क्योंकि देखो टिलेज करोगे तो जो एग्रोकेमिकल हमने अप्लाई किए हैं, जो पेस्टिसाइड अप्लाई किए हैं, वो आपके सनलाइट में एक्सपोज होंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, जैसे ही उसको आपका बाहर से धूप मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका टिलेज करते हैं, और ये हमारा क्या था, प्राइमरी एम। और इसी के साथ ये सारी बातें आपकी क्या हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका सॉइल का टिल्थ को इंप्रूव करना, सीड बेड को प्रिपेयर करना, सॉइल स्ट्रक्चर और परमिलिटी को मेंटेन करना, वाटर और एरेशन को मैनेज करना, वीड और सॉइल बॉर्न डिजीज इंसेक्ट को मैनेज करना, सॉइल वाटर कंजर्वेशन करना और इन्वर्जन ऑफ सॉइल, ये तो हमने बात कर ली है और वही चीज़ यहाँ पर है। तो आपको समझाने का काम यही था मेरा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, व्हेन द कॉम्पैक्ट सॉइल इज प्लॉड इट बिकम फ्लफी एंड कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ हार्ड पैन इंक्रीज द सॉइल डेप्थ, सब हाँ ये सब हम बातें कर चुके हैं, है ना। ये देखो डीप प्लोइंग इम्प्रूव, ये सारी बातें हम लोग एक आगे जो डीप प्लोइंग के साथ डीप प्लोइंग की बात करेंगे, हैरोइंग के साथ हैरोइंग की बात करेंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर मॉइस्चर अगर होगा सॉइल के अंदर तो उस टाइम पर हमें टिलेज नहीं करना चाहिए, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमने अभी तक यहाँ पर डिस्कस की। मुझे ये बता दो कि तुम इस बात को अच्छे से समझ पाए हो कि नहीं कर पाए हो, तुम्हारे दिमाग में ये बातें बैठ गई कि नहीं बैठ गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अगेन मैं बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा पढ़कर खुद भी आओ, इससे आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा।